हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्रैश कोर्स ऑन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जो कि है स्टे ऑफ सूट्स। हमारा जो सेक्शन 10 है इस कोड का वो इस टॉपिक से डील करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 10 की कि सेक्शन 10 में लिखा क्या हुआ है। तो देखिए, हमारा जो सेक्शन 10 है सीपीसी का वो डील करता है विद स्टे ऑफ सूट से, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब फर्ज कीजिए, मान लीजिए एक सिचुएशन है जहां पे दो पार्टीज हैं, एक पार्टी है ए और एक पार्टी है बी। इनके बीच में कोई एक मैटर है, ठीक है, मैटर इन इशू है, जिसके चलते इन्होंने कोर्ट ए में पहले अपना एक सूट इंस्टीट्यूट कराया और बाद में यही सेम पार्टीज ने क्या किया कि सेम मैटर पे दोबारा एक कोर्ट बी में इंस्टीट्यूट सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया। तो अब ये जो सेक्शन है ये कहता है कि अब ये जो सेकेंड सूट है, जो सब्सिक्वेंट सूट है कोर्ट बी वाला, ये स्टे कर दिया जाएगा बिकॉज इनके बीच में एक जो सूट है वो पहले से कोर्ट ए में चल रहा है। तो सेक्शन 10 हमारा ये कहता है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties। मतलब कोई भी कोर्ट ऐसा सूट का ट्रायल नहीं करेगी जिस सूट में जो मैटर इन इशू है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू हो चुका है एक पहले इंस्टीट्यूटेड सूट में, एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में, जो कि सेम पार्टीज के बीच में है। और सेम पार्टीज के बीच में तो है ही है, साथ में वो लिटिगेट भी कर रहे हैं अंडर द सेम टाइटल, सेम टाइटल के अंदर वो लिटिगेट कर रहे हैं। और जो पहले वाला सूट है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, वो अभी पेंडिंग है। और पेंडिंग कहाँ है? या तो सेम कोर्ट में पेंडिंग है या फिर किसी और कोर्ट में पेंडिंग है इंडिया में, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है कि वो उस रिलीफ को क्लेम कर सकता है जो कि अब सब्सिक्वेंट सूट में मांगी गई है। या फिर वो पेंडिंग है किसी और कोर्ट में जो कि इंडिया के बाहर स्टेब्लिश्ड है बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के बीच में, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। तो सेक्शन 10 हमारा ये कहता है कि अगर एक पार्टी, मतलब दो पार्टीज के बीच में कोई मैटर इन इशू हुआ है और उन्होंने उस मैटर इन इशू को लेकर एक सूट पहले से इंस्टीट्यूट कर रखा है, तो अब उसी सेम मैटर को लेकर वो दोबारा किसी दूसरे कोर्ट में सूट को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, मतलब उसका ट्रायल नहीं कर सकते। वो जो कोर्ट है वो अब उसका ट्रायल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पहले से ही एक सूट इंस्टीट्यूट हो रखा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 10 का? सेक्शन 10 का सिंपल सा ऑब्जेक्ट है कि इज टू अवॉइड द कोर्ट्स ऑफ concurrent jurisdiction from simultaneously entertaining and adjudicating upon two parallel litigation in the respect of same cause of action, same subject matter and claiming same relief। सेक्शन 10 का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि दो कोर्ट्स ऑफ कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन अगर सेम मैटर को डील करेंगी तो क्या करेंगी? एक इसका जजमेंट आएगा, एक दूसरा जजमेंट आएगा। तो हो सकता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट भी आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सेक्शन 10 लाया गया है, जिससे जो कोर्ट ऑफ कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन है वो सेम मैटर पे अपना डिसीजन ना सुनाए। ये जो हमारा सेक्शन है ये मैंडेटरी प्रोविजन है और कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो सब्सिक्वेंट सूट को, जो बाद में इंस्टीट्यूटेड सूट है, उसको स्टे करे या ना करे, उसको वो स्टे करना ही होगा। यहां पे ये बात ध्यान देने वाली है कि जो सेक्शन 10 है वो केवल ट्रायल को बार करता है सूट के, ना कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट को बार करता है। मतलब जो पहले वाला कोर्ट था, कोर्ट ए और फिर कोर्ट बी, तो कोर्ट ए में पहले जो है पार्टीज एक्स और वाई ने क्या कर रखा है? सूट अपना इंस्टीट्यूट कर रखा है। तो अब ये जो दोबारा से सूट इंस्टीट्यूट तो कर सकते हैं कोर्ट बी में, लेकिन कोर्ट बी जो है इसका ट्रायल नहीं कर सकती। कोर्ट बी की जो ट्रायल की पावर है उस पर जो है बार जो लगाया गया है वो बार सेक्शन 10 में उसकी बात की हुई है। ठीक है, तो सेक्शन जो 10 है वो हमारा केवल इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट को बार करता है, ना कि ट्रायल ऑफ द सूट को बार करता है, ना कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट को। तो कोर्ट के पास क्या पावर होती है कि यहां पे जो सूट है उसको या तो स्टे कर दे या फिर ट्रायल प्रोसेस को पोस्टपोन कर दे। वो उस सूट को इंस्टीट्यूट करने से नहीं रोक सकती, इंस्टीट्यूट होने से नहीं रोक सकती, और ना ही उसको वो डिसमिस कर सकती है। ओके, तो उम्मीद है यहाँ पे सेक्शन 10 का आपको एक क्रक्स समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जहां पे दो पार्टीज हैं, मान लीजिए एक्स पार्टी है और एक वाई पार्टी है, इनके बीच में कोई अगर मैटर होता है और वो उस मैटर को लेके मान लीजिए ए कोर्ट में गए हैं, तो अब वो दोबारा से सेम मैटर लेके बी कोर्ट में नहीं जा सकते। बी कोर्ट में लेके ये जा सकते हैं, इंस्टीट्यूट कर सकते हैं अपना सूट, लेकिन बी कोर्ट के पास जो है पावर नहीं है कि वो अब इस सूट का दोबारा से ट्रायल कर सके, क्योंकि वो ए कोर्ट में पहले से उसका ट्रायल चल रहा है। तो ये है हमारा क्रक्स सेक्शन 10 का। अब सेक्शन 10 में एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दो सूट्स होने चाहिए, ठीक है।
जो पहले इंस्टीट्यूटेड सूट है उसको हम बोलेंगे फॉर्मर सूट, और जो बाद में इंस्टीट्यूट सूट हुआ है उसको बोलेंगे हम सब्सिक्वेंट सूट। मैटर इन इशू जो क्रक्स है सूट का, वो क्या होना चाहिए, वो दोनों मैटर्स में सेम होना चाहिए। उसके अलावा दोनों 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 जो केसेस हैं उनमें पार्टीज सेम होनी चाहिए। दोनों पार्टीज जो है वो अंडर द सेम टाइटल लिटिगेट करती होनी चाहिए। जो पहला सूट है मतलब जो फॉर्मर सूट है वो पेंडिंग होना चाहिए, या तो वो सेम कोर्ट में पेंडिंग हो, या वो किसी और कोर्ट में पेंडिंग हो विद इन इंडिया, या फिर वो इंडिया के बाहर किसी कोर्ट में पेंडिंग हो जो कोर्ट स्टैब्लिश की गई है बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग हो। और लास्ट कंडीशन ये है कि जो फॉर्मर सूट है वो जो इंस्टीट्यूट हुआ होना चाहिए वो ऐसे कोर्ट में इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो कि सब्सिक्वेंट सूट में जो रिलीफ क्लेम की गई है उसको प्रदान करने की क्षमता रखता हो, उसको किसकी कैपेसिटी रखता हो। द कोर्ट इन द फॉर्मर सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड मस्ट हैव द कैपेसिटी टू प्रोवाइड रिलीफ क्लेम्ड इन द सब्सिक्वेंट सूट। तो ये जो कंडीशंस है, अगर ये आपकी सारी की सारी कंडीशंस मेट होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 10 आपका अप्लाई होगा, और जो सब्सिक्वेंट सूट को एंटरटेन कर रही है कोर्ट, उस कोर्ट को जो वो सूट है उसे स्टे करना होगा। इसके अलावा जो मेन टेस्ट है एप्लीकेबिलिटी का, जो सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 की जो एप्लीकेबिलिटी के लिए जो मेन टेस्ट अप्लाई होता है वो ये होता है कि अगर मान लो फॉर्मर सूट डिसाइड हो गया तो क्या वो सब्सिक्वेंट सूट पे रेस जुडिकाटा का काम करेगा। तो अगर वो रेस जुडिकाटा का काम करेगा सब्सिक्वेंट सूट पे, तो उस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 10 वहां पे अप्लाई हो जाएगा। अब जो हमारा सेक्शन 10 है ये केवल और केवल रूल ऑफ प्रोसीजर को बताता है, इट इनैक्ट्स ओनली मेयरली रूल ऑफ प्रोसीजर। और अगर मान लीजिए कोई डिग्री पास हो जाती है इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 के कंट्रावेंशन में जो सब्सिक्वेंट सूट है उसमें अगर डिग्री पास हो जाती है तो वो डिग्री जो है वो नलिटी नहीं होगी, वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होगी, और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में उसे डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सेक्शन 10 जो है वो इन्वोक किया जाएगा ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द सब्सिक्वेंट सूट। जो सब्सिक्वेंट सूट का जो ट्रायल है उसके दौरान ही उसको इन्वोक किया जाएगा। इसीलिए जहां पे अगर मान लीजिए फॉर्मर सूट जहां पे पेंडिंग था और ट्रायल में उस ऑब्जेक्शन को नहीं लिया गया और जजमेंट प्रोनाउंस हो गया उस सूट में, तो आप अपील में जाके उस ऑब्जेक्शन को नहीं ले सकते, आप सेक्शन 10 के ऑब्जेक्शन को अपील में जाके नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर किसी फॉरेन कोर्ट में सूट कोई पेंडिंग है तो वो इंडियन कोर्ट्स को नहीं रोकता है फ्रॉम ट्राइंग द सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। मतलब फॉरेन कोर्ट का मतलब which is not court which is not established by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन होते हुए कोर्ट नहीं स्टैब्लिश किया गया है उसको हम कहते हैं फॉरेन कोर्ट। तो अगर किसी फॉरेन कोर्ट में कोई सूट पेंडिंग है तो सेम कॉज ऑफ एक्शन में इंडियन कोर्ट्स भी उस सूट को ट्राई कर सकते हैं। अब सेक्शन 10 में आखिरी टॉपिक है स्टे ऑफ सूट अंडर सेक्शन 151। तो एक केस था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें शेट्टी वर्सेस गिरधर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जहां पे हमारे पास अभी पावर है कि हम सेक्शन 10 को यूज कर सकते हैं, जहां पे भी कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे सेक्शन 10 अप्लाई हो सकता है सूट में, तो उस केस में आपको बिना बात सेक्शन 151 की इनहेरेंट पावर्स को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेक्शन 10 लगाइए और स्टे ऑफ सूट कर दीजिए। लेकिन जहां पे सेक्शन 151 सेक्शन 10 जो है वो अप्लाई नहीं होता है, ऐसी कंडीशंस नहीं बन रही हैं जहां पे सेक्शन 10 अप्लाई हो सके, तो वहां पे जो है कोर्ट 151 का इस्तेमाल करके उस सूट को स्टे कर सकती है अगर जरूरत है वहां पे इन द एंड्स ऑफ द जस्टिस। इन द एंड्स ऑफ जस्टिस अगर जरूरत है तो वहां पे जो कोर्ट है हमारी वो सेक्शन 151 में अपनी इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करके उस सूट को स्टे कर सकती है। तो आज हमने इस वीडियो में स्टे ऑफ सूट्स को पढ़ा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको हमने देख लिया है आज। अगले वीडियो में हम सेक्शन 11 को पढ़ेंगे और रेस जुडिकाटा को समझेंगे अच्छे से कि रेस जुडिकाटा क्या होता है और कैसे अप्लाई होता है। तो अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।